हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम भारत का संविधान के पार्ट 5 यूनियन का चैप्टर 2 संसद के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आर्टिकल 79। तो 79 संसद के गठन के बारे में बात करता है कि भारत जो संसद है वो कैसे बनता है। तो संसद में राष्ट्रपति, दो सदन जो राज्यसभा और लोकसभा होंगे से मिलकर बना होता है। राज्यसभा जो होता है वो उसको उच्च सदन बोलते हैं, जबकि लोकसभा जो है वो निम्न सदन होता है। चलिए नेक्स्ट है राज्यसभा की संरचना के बारे में। संरचना और उसके सदस्य संख्या से संबंधित है। तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और जिसमें से 12 सदस्य जो होंगे वो कौन राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाएंगे। ठीक है, और बाकी सदस्यों का जो चुनाव होगा राज्य विधानसभाओं द्वारा होता है। अब जो 12 सदस्य जिनको राष्ट्रपति नाम निर्देशित करेंगे उन्हें उनके पास साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का के बारे में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। तो जो 250 में से 12 नाम निर्देशित होंगे और जो बचे हुए होंगे 238 ये निर्वाचन के द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा होता इसका निर्वाचन होगा, इस सदस्य भरे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है लोकसभा की संरचना। तो आर्टिकल 81 जो है लोकसभा की संरचना से संबंधित है और सदस्य संख्या से संबंधित है। लोकसभा में अधिकतम मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 552 मेंबर्स हो सकते हैं। और अभी जो है उसमें 530 जो है लोकसभा में राज्यों से जो चुने गए हैं वो 530 हैं, स्टेट द्वारा चुने गए हैं। और जो 20 है वो केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके द्वारा, यूनियन टेरिटरी के द्वारा चुने गए हैं। और 2 एंग्लो इंडियन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जा सकते हैं। इसमें इस बारे में भी दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, आर्टिकल 82। तो ये अनुच्छेद संसद सीटों के जो लिमिट से संबंधित है कि परिसीमन से संबंधित है। तो हर जनगणना के बाद क्या होगा? सीटों का पुनः परिसीमन किया जाएगा, मतलब पुनः समायोजन किया जाएगा। तो जनगणना के बाद क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधानसभाओं की सीटों का पुनः समायोजन किया जाता है जनगणना के बाद। नेक्स्ट है आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि के बारे में बात करता है। तो दोनों सदनों के संसद के सदनों के कार्यकाल से संबंधित है ये आर्टिकल। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष के लिए होता है। और जो राज्यसभा का कार्यकाल है ये स्थायी, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये स्थायी सदन होता है जो कि जिसके 1/3 जो मेंबर हैं वो 2 साल के अंत में रिटायर्ड हो जाएंगे। तो ये एक स्थायी है और लोकसभा में 5 वर्ष का होगा। चलिए संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं चाहिए। तो संसद यहाँ पर जो न्यूनतम आयु चाहिए उसके बारे में है। एक तो सबसे पहले कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, राज्यसभा में अगर आप इसका जो आयु चाहिए वो कम से कम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए, राज्यसभा में 30, और जो लोकसभा है उसमें 25 वर्ष की आयु का होना ज़रूरी है। और ऐसी अन्य अर्हताएं जो संसद ने विधि द्वारा बताई है उस बारे में होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है
आर्टिकल 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। तो राष्ट्रपति जी जो हैं वो राष्ट्रपति जी जो है संसद के प्रत्येक सदन का आहूत कर सकते हैं, अधिवेशन के लिए आहूत कर सकते हैं। और सत्र जो ये मीटिंग जो बैठक होगी उन दो सत्रों के बीच का जो अंतर है 6 महीने से 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता है। और राष्ट्रपति जी समय समय पर सदनों का सत्रावसान कर सकते हैं और लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 86 सदनों में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। तो जब संसद के कोई सदन है या साथ में दोनों सदन है और वहाँ अभिभाषण यहाँ पर राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। और अगर संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश, तो अगर सदन की कोई अगर विधेयक वो लंबित है, विधेयक कोई लंबित है, उसके बारे में संदेश दे सकेगा या संसद के किसी सदन को भेज सकेगा और जिसे ये ऐसा भेजा गया है वो उस पर विचार करेगा और जो भी इसमें सुविधा अनुसार हो शीघ्रता से विचार करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। तो राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात, ये लोकसभा का जो निर्वाचन है उसके पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में ये अपना विशेष अभिभाषण देते हैं। मतलब हर साल संसद के पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति अभिभाषण देते हैं। जैसे हर साल बजट सत्र की जो शुरुआत होती है उसमें राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 18 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। तो यहाँ इसकी जो कार्रवाइयाँ होगी सदनों की जो कार्यवाही होगी, संयुक्त बैठक होगी, संसद की जो कोई समिति होगी उसमें जो मंत्री और महान्यायवादी है वो सदस्य वो उसकी कार्यवाही में भाग तो ले सकते हैं लेकिन उन्हें इस पर मत देने का अधिकार नहीं होगा। मतलब ऐसी जो संसद की बैठकें होगी उसमें मंत्री और महान्यायवादी जो है उन्हें भाग लेने का तो अधिकार होगा लेकिन वो उसमें मत नहीं दे सकते हैं। अब है संसद के अधिकारी के बारे में। तो आर्टिकल 89 बोलता है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। तो जो उपराष्ट्रपति जी है वही राज्य के सभा का पदेन सभापति होगा, तो यहाँ वही सभापति माने जाएंगे जो उपराष्ट्रपति जी है राज्यसभा का। अब जो यहाँ के जो उपसभापति होगा वहाँ पर राज्यसभा अपने मतलब राज्यसभा में से ही किसी व्यक्ति को या उसके किसी सदस्य को उपसभापति के रूप में चुनेंगे। उपसभापति का रिक्त होना, तो उपसभापति का जो पद रिक्त होगा तो या तो वो सदस्य नहीं रह गया राज्यसभा का या फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है और या फिर बहुमत से पारित एक संकल्प, समस्त सदस्यों ने एक संकल्प पारित कर दिया है उनको पद से हटाने के लिए। और ऐसे जब संकल्प पारित किया जाता है तो 14 दिन का पूर्व एक सूचना देना आवश्यक होती है। अगला आर्टिकल सभापति के पद के कर्तव्य का पालन करने, सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। तो यदि अगर ना सभापति का पद रिक्त होता है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति जो ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति का पद खाली होगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य कर रहे हो या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहे हो, तब उपसभापति, तो उसकी जगह मतलब सभापति के स्थान पे कौन काम करेगा? उपसभापति। और यदि उपसभापति का पद भी रिक्त है तो राज्यसभा का कोई ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति ने नियुक्त किया हो उस पद पे कर्तव्यों का पालन के लिए, तो ये पद के रिक्त के लिए बात है। लेकिन अगर कोई बैठक हो रही राज्यसभा की और वहां पे सभापति की अनुपस्थिति है तो वहां उपसभापति बैठेंगे उस बैठक में। लेकिन अगर उपसभापति भी अनुपस्थित है उनका पद, तो वहां पर फिर ऐसी प्रक्रिया जो राज्यसभा ने प्रक्रिया बनाई है जिसके तहत ऐसा व्यक्ति नियमों के अधीन
अवधारित किया जाएगा वो व्यक्ति, और अगर वह व्यक्ति भी उपस्थित नहीं होगा तो फिर राज्यसभा द्वारा अवधारित किया गया कोई मतलब सभापति के रूप में कार्य करेगा। फिर वो अन्य व्यक्तियों में से चुन लेंगे कि किसे करना है। आर्टिकल 92, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। तो जब राष्ट्रपति या सभापति या उपसभापति को पद से हटाने के लिए कोई रिजोल्यूशन पास कर दिया गया है, ठीक है, तो जब रिजोल्यूशन पास कर दिया गया है तो वो अपने सीट पर बैठेंगे नहीं, वो उस बैठक में उपस्थित तो रहेंगे लेकिन वो उसमें पीठासीन नहीं होंगे, वो जो चेयर है चेयर पे नहीं बैठेंगे। और फिर जो अब यहाँ पे चेयर वैकेट हो गई है, स्थान खाली है, तो वहाँ पे जो उसके वापस भरा जाएगा, उनके कर्तव्यों को जो करेगा वो आर्टिकल 91 की जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग की जाएगी। 91 सब क्लॉज 2 जो दे रखा है, जिसमें ये बोला है कि राज्यसभा ये प्रोसेस डिसाइड करेगी, जो उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति है, और अगर नहीं है तो फिर राज्यसभा में से ही चुन लिया जाएगा। फिर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आर्टिकल 93, तो यहाँ पे लोकसभा का जो लोकसभा में से ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिया जाएगा 2 सदस्यों को। और आर्टिकल 94 बोलता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। तो यहाँ पर है कि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो पद रिक्त हो जाता है। अगर इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष अगर सदस्य नहीं रहा लोकसभा का तो पद रिक्त हो जाएगा, या फिर उन्होंने अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष ने अध्यक्ष को रेजिग्नेशन लेटर दे दिया हो, या फिर लोकसभा के जो तत्कालीन सदस्य उन्होंने बहुमत से संकल्प पारित कर लिया हो कि उन्हें पद से हटाया जाए, लेकिन ऐसा संकल्प पारित करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है। आर्टिकल 95, अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष अन्य व्यक्ति की शक्ति। अब जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उसकी जगह उपाध्यक्ष काम करेंगे, उपाध्यक्ष का भी पद रिक्त है तो फिर लोकसभा का ऐसा सदस्य जिसको राष्ट्रपति ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करा हो कि वो उनके पद का कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं, है ना। और अगर लोकसभा की कोई बैठक होती है और वहाँ पे अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष बैठेंगे, और यदि वह भी अनुपस्थित है तो फिर कोई जो लोकसभा ने प्रक्रिया के डिसाइड किए उन नियमों के द्वारा उद्धारित किया जाएगा। और अगर यदि ऐसा व्यक्ति भी उपस्थित नहीं है तो फिर लोकसभा अन्य व्यक्ति जो लोकसभा द्वारा उद्धारित किया जाए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। आर्टिकल 96, जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन नहीं होना। तो यहाँ भी यही है कि जब उनको उनकी चेयर से हटाने के लिए कोई रिजोल्यूशन पास किया जाता है तो उस प्रोसेस के दौरान वो मीटिंग में तो रहेंगे लेकिन वो उस पद पर उस सीट पर पीठासीन नहीं होंगे, और जब वो पीठासीन नहीं होंगे तो फिर उसके लिए जो प्रोसेस जो उनकी सीट भरी जाएगी वो उसी के अनुसार होगी जो आर्टिकल 95 खंड 2 के अंदर दिया गया है। और जब अध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तो लोकसभा में ऐसे बोलने और कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा। वह अनुच्छेद 100 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे संकल्प या ऐसी कार्रवाई के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का अधिकार होगा। जब ये पीठासीन होते हैं, जब वो रहते हैं, तब ये मत जब इनका जो वो रिमूव करने का रिजोल्यूशन पास किया जा रहा है तब वो कार्रवाई में तो भाग ले सकते हैं, वो सीट पे नहीं बैठेंगे लेकिन वो जो नॉर्मल जो कार्रवाई जो चलेगी उसमें भाग ले सकते हैं और वो वोट भी दे सकते हैं। प्रथमतः ही मतलब फर्स्ट बार में ही वो अपना वोट दे सकते हैं। सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते तो ये संसद विधि द्वारा डिसाइड करेगी, और अगर ऐसा नहीं किया गया है तो शेड्यूल 2 में जो दिया गया है उस हिसाब से इन्हें सभापति उपसभापति अध्यक्ष उपाध्यक्ष को वेतन या भत्ते दिए जाएंगे। आर्टिकल 98 बोलता है संसद का सचिवालय होगा, तो दोनों ही सदनों का अपना अपना एक सचिवालय होगा, और पर लेकिन ऐसा दोनों साथ में भी अपना सचिवालय एक साथ रख सकते हैं। और
संसद इसमें प्रोसेस बताएगी कि इसमें जो अपॉइंटमेंट होगी, उनकी भर्ती होगी, नियुक्ति होगी, तो उनकी सेवा शर्तें क्या होगी वो संसद नियम द्वारा डिसाइड करेंगे। तो सचिवालय मतलब जो लोकसभा राज्यसभा के सचिवालय के ना कामकाज का प्रबंध करते हैं, तो ऐसा उनके जो भी कामकाज होंगे वो इनके द्वारा किया जाएगा, सचिवालय के द्वारा प्रबंधन मैनेजमेंट का काम। आर्टिकल 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, तो राष्ट्र संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होंगे वो जब अपना स्थान ग्रहण करेंगे तो राष्ट्रपति या फिर उन्होंने उनके द्वारा निमित्त कोई व्यक्ति, जो शेड्यूल 3 में जो इस प्रेजेंट के लिए दिया गया है, जो फॉर्मेट दिया गया है, जो प्रारूप दिया है, उस प्रारूप में शपथ ग्रहण करेंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे। अब आर्टिकल 100 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। तो सदन के प्रत्येक बैठक में या संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष अथवा सभापति अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, मतलब वो लोग वोट नहीं देंगे, उसके अलावा जो भी है उपस्थित और मत देने वाले व्यक्तियों के बहुमत से किया जाएगा। मतलब जो सभापति है, उपसभापति है और अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, इनको छोड़कर जब प्रोसेस चल रही है, मतदान होगा, तो ये लोग वोट नहीं देंगे और बाकी जो उपस्थित है और मत देने वाले हैं उनके बहुमत के द्वारा किसी भी कार्य को डिसाइड किया जाएगा। और लेकिन जो सभापति अध्यक्ष जो है वो प्रथम तो वोट नहीं कर सकते, लेकिन बराबर की दिशा में, मतलब फर्स्ट टाइम में जो प्रोसेस चल रही है वोटिंग सिस्टम हो रहा है तो वहाँ वो वोट नहीं देंगे, लेकिन अगर बहुमत से पास हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं पास होता है, दोनों इक्वल है, तब वो अपना यहाँ पे मत देते हैं। और सदन की कोई भी कार्रवाई करने के लिए यहाँ गणपूर्ति होना जरूरी होती है। मतलब गणपूर्ति वह सदस्य संख्या होती है कि किसी समिति को या किसी बैठक को वैलिड बनाने के लिए कम से कम इतने सदस्य जरूरी है। मतलब उस मीटिंग को करने के लिए, उस सभा को करने के लिए कम से कम मिनिमम सदस्य संख्या होनी चाहिए, तभी वो सभा कंडक्ट की जाएगी। तो यदि अगर ऐसी गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो फिर ऐसी सभा को स्थगित कर दिया जाता है या निलंबित कर दिया जाता है तब तक के लिए, जब तक कि गणपूर्ति पूरा, मतलब कोरम पूरा नहीं हो जाता। तो यहाँ जो सदस्य की कुल संख्या का जो यहाँ पे जो कोरम है, गणपूर्ति है, वो 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स, 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स के अनुसार यहाँ पे गणपूर्ति की जाती है। और अगर गणपूर्ति नहीं है तो फिर क्या होगा कि सभापति और अध्यक्ष उनका ये कर्तव्य होगा कि वो ऐसी सभा को स्थगित कर दे या फिर निलंबित कर दे जब तक कि गणपूर्ति ना हो। चलिए, अब स्थानों का रिक्त होना। तो आर्टिकल 101 बोलता है कि अगर कोई सदस्य दोनों, इसका पहला क्लॉज बोलता है कि अगर दोनों सदनों का सदस्य, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का सदस्य अगर वो बन गया है तो वो उसको दो सदस्यता नहीं ले सकता, उसे केवल एक ही सदन के सदस्यता लेनी होगी, उसे एक को छोड़ना पड़ेगा। तो ये अगर वो जो उसको संसद अगर वो दोनों सदनों की ले लेता है तो यहाँ पर स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा उपबंध करेगी कि उसे स्थान रिक्त करना है कौन सा, उस हिसाब से। अब क्लॉज 2 बोलता है कि अगर ने संसद के किसी सदन की एक मेंबरशिप ले रखी है और एक राज्य के विधानमंडल की ले रखी है तो वो दोनों का सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसने ले ली है दोनों की तो अगर राज्य के विधानमंडल में पहले अपना स्थान नहीं छोड़ देता, अगर मतलब दोनों में है तो उसे छोड़ना पड़ेगा, राज्य के विधानमंडल वो खुद से छोड़ देगा। अगर वो नहीं छोड़ता राज्य के विधानमंडल की सदस्यता तो यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार नियम जो विनिर्दिष्ट की जाएगी संसद में, उस व्यक्ति का स्थान वो फिर खाली करना। अगर उसने राज्य के विधानमंडल का अगर स्थान खाली नहीं किया है तो फिर संसद का उसको जो स्थान खाली करना होगा, और वो भी राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार। अब थर्ड क्लॉज बोलता है
कि जो आर्टिकल 102 के खंड 1 और 2 में दिया है, डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है। अगर डिस्क्वालिफिकेशन आ जाती है किसी सदस्य में तो वो संसद का सदस्य नहीं रहेगा, वो सदस्यता उसकी खत्म हो जाएगी। या फिर उसने रेजिग्नेशन दे दिया, सभापति या अध्यक्ष को हस्ताक्षर सहित एक त्याग पत्र दे दिया है, तो भी उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा त्याग पत्र दिया जाती है तो पहले उसमें ना इंक्वायरी की जाएगी, जांच की जाएगी कि ये जो रेजिग्नेशन है वो स्वैच्छिक है या नहीं, असली है या नहीं, और वह ऐसे त्याग पत्र को स्वीकार नहीं करेगा अगर ऐसा लगता है कि ये स्वैच्छिक या असली नहीं है तो। और अगर संसद का कोई सदस्य 60 दिन तक की अवधि तक सदन के अनुज्ञा के बिना, बिना परमिशन के, उसने सदन की कोई परमिशन नहीं ली है और उसके सभी जो अधिवेशन होते हैं उसमें 60 दिन तक वो कंटिन्यूस रिक्त मतलब अनुपस्थित रहा, एब्सेंट रहा, तो उसका स्थान रिक्त मान लिया जाता है। आर्टिकल 102 सदस्यता के लिए निर्भरताएं, डिस्क्वालिफिकेशन दी है आर्टिकल 102 में। तो यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया दिया है कि अगर भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के द्वारा मतलब अगर कोई लाभ का पद धारण कर लिया है तो वो विधि द्वारा तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। मतलब भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसके कारण जिसके धारण करने वाले का निर्धारित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण कर लेता है, ठीक है, या फिर वो विकृत है और उसको सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा और घोषित कर दिया है और वैसी घोषणा विद्यमान है कि वो विकृत है, वो अनुन्मोचित दिवालिया है, मतलब इंसॉल्वेंट है, मतलब परमानेंट वाला इंसॉल्वेंट है कि बाद में भी इसकी इंसॉल्वेंसी खत्म नहीं होगी, और उसने अगर वो भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से विदेशी राज्य की अगर नागरिकता ले ली है तो वो भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। और संसद ने अगर कोई विधि बनाई है, विधि द्वारा कोई क्राइटेरिया बताया है तो उसके अंतर्गत भी ये डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। और इसका क्लॉज 2 बोलता है कि अगर शेड्यूल 10 जो है उसमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में दिया गया है, अगर वो उसके तहत अगर डिस्क्वालिफाइड होते हैं तो वो भी वो सदन का सदस्य होने के लिए डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। आर्टिकल 103 बोलता है सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर भी निश्चय, अगर कोई व्यक्ति, कोई सदस्य डिस्क्वालीफाई हुआ है या नहीं, इस पे कोई विवाद है तो यहाँ पर इसका जो डिसीजन होगा वो राष्ट्रपति द्वारा उसका विनिश्चय किया जाएगा और ऐसा विनिश्चय अंतिम होगा। आर्टिकल 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या अब जो सदस्य हैं उनको 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले अहरित न होते हुए या निरहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। अब अगर कोई व्यक्ति जो जिसको बोल दिया गया है कि वो जो आर्टिकल 99 में जो उसकी अपेक्षाएं दी है उसका अनुपालन नहीं करता है और वो उसकी सदस्यता के लिए अहरित नहीं है ना, डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, और या किसी संसद की विधि द्वारा वो बंदों के अनुसार ऐसा प्रोहिबिट कर दिया गया है और वो फिर भी मीटिंग में सदस्य के रूप में बैठता है, अपना वोट देता है, तो वो प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जब वो बैठता है या मत देता है तो 500 रुपये की शास्ति का भागी होगा, वो उसको 500 रुपये का शास्ति देनी होगी। आर्टिकल 105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों की समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार। अब जो संसद की सदियां है, जो पार्लियामेंट जो संसद की जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी बंद है, तो वहां पे वाक स्वतंत्रता, संसद में बोलने की फ्रीडम सभी को रहेगी। अब संसद में या उसकी किसी समिति में अगर किसी सदस्य द्वारा कोई बात कही गई है, उसने या मत के संबंध में कुछ बोला है, तो उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और अगर ऐसी संसद की कार्रवाइयों का प्राधिकार के द्वारा, मतलब किसी सदन के प्राधिकार द्वारा प्राधिकार दिया गया हो
या उसके अधीन के प्रतिवेदन निकालना, पत्र या मतों या कार्यवाही के प्रकाशन के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जाए। मतलब पार्लियामेंट से रिलेटेड अगर कोई कार्यवाही, प्रतिवेदन निकालता है, पत्र निकालता है और वो उसको प्राधिकार दिया गया हो, उसके अधीन करता है, तो फिर कोई उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। चलिए, आर्टिकल 106 सदस्यों के वेतन और भत्ते। तो संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जो भी उनके वेतन और भत्ते जो दिए होंगे वो संसद द्वारा विधि द्वारा अवधारित किया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।